हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप ऑल इज वेल. आई एम ऑल्सो वेल एंड डूइंग द बेस्ट जॉब. Before going to start a video, I have got one comment. I don't know the name of that person, but that in that comment I was very much enthusiastic. मैं बहुत ज़्यादा enthusiastic था. क्यों enthusiastic था? क्योंकि उसने लिखा है, जो कमेंट दिया है उसने लिखा है, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कौन है, पर उसको मैंने लाइक और थैंक यू भी किया था. और उसमें उसने लिखा है कि वेरी वेल एक्सप्लेन. ये बात तो उसने लिखी है, साथ में उसने एक और बात भी लिखी है कि सर द वे ऑफ टीचिंग इज फैबुलस. शायद कुछ इस तरह से उसकी वर्डिंग है. एक्यूरेट वर्डिंग मुझे भी याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से. तो थैंक यू बच्चे लोग, जिसने भी लिखा उसका बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट. और मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे ही अपने कमेंट्स जो है वो देते रहेंगे, ऐसे ही अपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे. एंड इट गिव्स मी अ मॉरल बूस्ट. मुझे मॉरल बूस्ट मिलता है जब आप इस तरह के कमेंट्स जो है वो आप करते हैं. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी. दैट इज लर्न विद गुरुजी. और हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते. ठीक है, वी डोंट वेस्ट अ टाइम हियर. हम डायरेक्टली जो है वो टॉपिक पे चलते हैं. और आपने बीच में भी देखा हो कि मैं कभी बीच में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. आई ऑल व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो आई हैव टोटल फोकस ऑन माई टीचिंग. ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एंड होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी. एंड आप इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो देते रहिए. सो what we are doing the story of village पालमपुर. हम ये कर रहे थे आप. और इसमें जो था वो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आपका ways of increasing the farm production. Ways of increasing फार्म प्रोडक्शन, हम ये कर रहे थे. और इसमें आपने जो पहला किया था दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है. आई विल नॉट गो इनटू दैट टॉपिक अगेन. आफ्टर दैट, another way of increasing the agricultural production or farm production is to use the modern farming methods. This is the one method, this is second method. Increase using modern farming methods. Using modern farming methods. अब ये modern farming methods क्या होते हैं? modern farming methods होते हैं आपके जैसे जो है वो होते हैं आपके यूज ऑफ मशीन्स. अब ये मशीन्स कोई भी हो सकती हैं आपकी. मशीन्स आपके ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, मशीन्स आपकी थ्रेशर्स हो सकती हैं, मशीन आपकी हार्वेस्टर्स हो सकते हैं. और आजकल तो छोटे खेतों का साइज आ गया है. जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो ये हिली एरियाज है, यहाँ पे खेतों का जो है फार्म साइज होता है बहुत छोटा होता है. तो यहाँ पे जो है वो छोटे आपके ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं. अब जो है वो फार्म्स की प्रोडक्शन को काटने के लिए पहले आपने देखा होगा वो दराती का यूज़ करते थे. अब वो दराती की जगह जो है वो जो है वो कटर जैसे आ गए हैं, तो उनका यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इन एरियाज में भी आप जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज जो है वो कर सकते हैं.
ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। इसमें आपके हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स आते हैं, ये आती हैं आपकी मशीन्स आती हैं आपकी, ये आते हैं HYVS बोलते हैं इनको, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड्स? जो आपके पेस्ट वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइज कर सकते हैं आप। उसके बाद आप जो है वो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके, उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर इंक्लूड इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है जी, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ये जो मेथड्स हैं, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का मेथड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स का है या केमिकल फर्टिलाइजर्स का है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, बट वी डो नॉट गो फॉर द साइड इफेक्ट्स। हम साइड इफेक्ट की नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैं फिलहाल आपके 2 पॉइंट्स को छोड़ रहा हूं, 2 पॉइंट पे आपको छोड़ रहा हूं। इसके बीच में एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन यील्ड। यील्ड होता है जो आपका प्रोडक्शन होती है, उत्पादन जो होता है उसको यील्ड बोलते हैं। तो यील्ड की प्रोडक्शन को, यील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड यील्ड, या हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड यील्ड? यील्ड को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो यील्ड को परिभाषित करने के लिए जो है वो आप बोल सकते हैं, यील्ड इज मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में, मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, एक सीजन में जो आपकी क्रॉप जो है वो गिवन पीस ऑफ लैंड पर, गिवन पीस ऑफ लैंड मतलब गिवन पीस ऑफ मतलब एक जितना आपको जमीन का टुकड़ा दिया है उस पे जितनी आप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते हैं, गिवन जो है गिवन पीस पे लैंड पे जो इतनी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, दैट इज नोन एज द यील्ड। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन तो आपको बता दिए थे मैंने, आप जर्फ में पढ़ के आए हैं क्रॉप सीजन। तो वहां एक क्रॉप सीजन में जो है वो कितने आप प्रोडक्शन दिए गए लैंड पे जो है वो बढ़ा सकते हैं, या होती है, बढ़ा तो नहीं सकते, होती है, उसे जो है वो आपका यील्ड कहा जाता है। अब इसी पॉइंट को, ये आपकी यील्ड की डेफिनेशन होगी। अब इसी पॉइंट को आपकी बुक में जो है वो आगे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से पहले क्या था, बिफोर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, और 1970s के बाद क्या हुआ था। तो वो आपको मैं जो है वो बता देता हूं कि till the mid 1960s the seed used in the cultivation were traditional ones with relatively low yield। तो 1960s तक, मतलब 1950s और 60s, ये 2 डिकेड्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें जो है हम पुराने जो सीड्स होते थे, हमारे जो बीज होते थे, उनका यूज करते थे, और उनसे जो पर फील्ड हमें प्रोडक्शन मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि पर ईल्ड जो प्रोडक्शन थी वो हमें कम मिलती थी, क्योंकि उन सीड्स में प्रोडक्शन क्यों कम मिलती थी? क्योंकि उन सीड्स के लिए हमें कम इरिगेशन की जरूरत जो थी वो पड़ती थी। मतलब दोज सीड्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, मॉनसून के ऊपर पूरी तरह से वो जो सीड्स थे वो डिपेंड करते थे। तो इसलिए जो था उनमें जो आपकी प्रोडक्शन होती थी या जो फार्म की प्रोडक्शन होती थी वो कम होती थी। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। उस टाइम पर इन पीरियड्स में 1960s और 50s और 60s में जो फार्मर्स होते थे वो आपके इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइज नहीं करते थे। दे जस्ट यूज द काउ डंग केक, जो जिसको आप गोबर बोलते हैं, उसका यूज करते थे, और उससे जो था वो फार्म्स की प्रोडक्शन जो थी वो होती थी।
All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. और ये सारी चीजें जो थी वो फार्मर्स के पास पहले से अवेलेबल होती, घर में अवेलेबल होती थी, मतलब उन्हें खरीदना नहीं पड़ता। The Green Revolution in 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds compared to traditional seeds. अब 1960s में जो थी वो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो आई थी। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? ग्रीन रेवोल्यूशन था कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स, खासकर दो सीरियल्स, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस। अब ये जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन उन एरियाज में सक्सेसफुल थी जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। द गवर्नमेंट प्रोवाइड अ पैकेज टेक्नोलॉजी। उस पैकेज में क्या होता था? उस पैकेज में आपके हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होते थे, HYVS होते थे, बता दिया आपको, H हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये चीजें अवेलेबल थी। उसके बाद उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल थे, उसके बाद उसमें जो थे वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अवेलेबल थे। ये एक पैकेज जो था वो गवर्नमेंट ने दिया था उन एरियाज में जहां आपकी इरिगेशन की फैसिलिटीज जो थी वो अवेलेबल थी। तो उसकी वजह से इन दो क्रॉप्स की, राइस और व्हीट की प्रोडक्शन जो थी वो इंडिया में इंक्रीज हो गई थी। तो इस प्रोडक्शन इंक्रीज जो प्रोडक्शन हुई थी इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। मैं आपको इससे पहले जो है वो कि आगे बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं 1962 में क्या हुआ था कि उस टाइम पर हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था। 59 में आपको पता दलाई लामा आए थे और 62 में चाइना के साथ हमने वॉर लड़ी थी जो हम हार गए थे। उस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो लाल बहादुर शास्त्री होते थे और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो आज की डेट में बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान। अब 60s में हमारे पास जो थी 60s में 65 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, वैसे 70s के एंड तक ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, ये बात श्योर है। 60s में जब चाइना के साथ इंडिया का वॉर हुआ तो हमारे पास जो था वो अनाज नहीं होता था पूरा, जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उससे अनाज पूरा नहीं होता था। तो यूएसए से जो था वो हम लोग जो थे वो व्हीट इंपोर्ट करते थे। ये मैंने कहीं पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, व्हीट इंपोर्ट करते थे हम 1960s में। और जब वो वॉर पीरियड में जो व्हीट इंपोर्ट की गई यूएसए से, वो आप मानेंगे नहीं कि चूहों ने उस व्हीट को पूरी तरह से कुतर रखा हुआ था, मतलब वो व्हीट इंसानों के खाने लायक नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, यूएसए गवर्नमेंट को बोला कि आप ये व्हीट वापस ले लीजिए क्योंकि ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। तो आप मानेंगे नहीं, उस टाइम पे यूएसए ने उस व्हीट को वापस लेने से मना कर दिया था। तो उस टाइम पर जो फेमस आपका स्लोगन है जय जवान जय किसान का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक टाइम, उस टाइम जो लाल बहादुर शास्त्री थे, एक टाइम का भोजन त्याग दिया था ताकि हमारे सैनिकों के लिए जो वॉर में यूज होने वाली गुड्स है उसका प्रोडक्शन हो सके। इसलिए उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो जय जवान जय किसान का दिया था। ये उनके पीछे का मोटिव था उस टाइम पे। और आज की कंडीशन देख लीजिए, इस ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम सेकंड या थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, तो हम उन एरियाज़ में आपकी सेकंड या थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वो इसलिए, और आज आप ये देख लीजिए कि इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया और गवर्नमेंट आज की डेट में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मैं ये आपको बुक से हटके बाहर की नॉलेज दे रहा हूँ, बुक जो आपका इतना बड़ा पेंडेमिक हो रहा है देश में, और इसमें जो है वो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी जो है वो अक्टूबर नवंबर तक, शायद नवंबर तक, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है वो राशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो वो कहाँ से प्रोवाइड कर रही है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज फार्मर्स। गवर्नमेंट कहीं पैदा नहीं करती है, जो पैदा करता है वो कौन पैदा करता है? किसान पैदा करते हैं, फार्मर्स पैदा करते हैं।
ठीक है जी, तो दिस इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। The green high yielding variety seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than the possible food grains than was possible earlier. जो पहले possible नहीं था वो आज की डेट में possible था. High yielding variety seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. ये मैंने आपको बता दिया कि इनको जो है वो आपके पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके साथ साथ आपके इरिगेशन की भी जरूरत जो है वो पड़ती है। इनको जो है वो आपके 1, 2 और 3 इन 3 चीजों की जरूरत जो है वो पड़ती है। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. अब जो आपकी मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी सक्सेसफुल हुई थी वो आपकी उन्हीं एरियाज में सक्सेसफुल थी जहां इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और इंडिया में जो इरिगेशन की फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल थी वो आपकी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, वहां आप देख सकते हैं वहां पे जो है वो आपकी ये टेक्नोलॉजी जो थी वो आपकी यूज की गई थी। द फार्मर इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, वहां उन्होंने फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स लगाए थे, ठीक है, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plowing and harvesting faster. इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपकी मशीन्स हैं ये भी आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स, क्योंकि ये काम को जल्दी फास्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये चीज भी जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। They were rewarded with high yielding variety of wheat. तो इसलिए यहां पर सबसे पहले जो आपकी अगर हम ये बात करें कि हमारी किस क्रॉप के ऊपर जो थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो सबसे पहले सक्सेसफुल हुई थी दैट इज ऑन व्हीट, ठीक है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर, ठीक है जी। तो पालमपुर में जो है वो एक हेक्टेयर पे कितनी प्रोडक्शन जो है वो होती है, दैट इज 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो होती है, एंड दिस इज नोन एज यील्ड। इसको जो है वो हम यील्ड भी बोलते हैं। विच HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। अब देखिए ये आपकी तब थी जब हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते थे, और हमने अगर इन सीड्स का यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, इनका यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, तो हमारी प्रोडक्शन कितनी हो गई, 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई। कितनी हो गई, 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई। कहां 1300 और कहां 3200, मतलब डबल से भी ज्यादा। There was a large increase in production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो अब अगर इतनी प्रोडक्शन होगी पर हेक्टेयर में तो फार्मर के पास मार्केट में बेचने के लिए जो है वो ज्यादा सरप्लस होगा, ठीक है। अब नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में समझा दिए हैं, और ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर कॉपीज में करने हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। द फॉलोइंग टेबल विल द लैंड सस्टेन, ये नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, विल द लैंड सस्टेन। नाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन? सस्टेन का मीनिंग होता है जैसा था वैसा रहेगा। तो लैंड सस्टेन हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन अ लैंड,
ठीक है, जैसा था वैसा तो नहीं हो सकता, हाँ उसमें चेंजेस जो है वो आपकी कंटिन्यू। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। तो हमें जो है वो लैंड के यूज में बहुत केयरफुल जो है वो होना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है जी, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके इसके ग्रीन रेवोल्यूशन की वो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक बात बोल दी है और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो करना शुरू कर दी। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। एक बात बताऊं मैं आपको, जितनी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का आज की डेट में, आप एक बात देखिए, आज की डेट में कितने ही ऐसे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो आपके इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमें जो है वो बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो आपका काउ डंग केक है या मैन्योर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फार्म्स में यूटिलाइज करना चाहिए। आपने केचुआ खाद सुनी होगी, वो केचुआ खाद क्या होती है? वो केचुआ खाद आपकी जो है वो गोबर से बनती है, उसमें जो है वो केचुए डाल दिए जाते हैं जिसको आप अर्थ बॉम्ब्स बोलते हैं, वो डाल दिए जाते हैं और वो अर्थ बॉम्ब्स को गोबर को बिल्कुल जो है वो बारीक तोड़ देते हैं और उसका जो है वो यूटिलाइज। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो आपके जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस इरिगेशन आप अगर आप लैंड की करते रहेंगे तो जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो भी आपकी लैंड पे होना जो है वो शुरू हो जाती है। वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो होना शुरू हो जाती है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है कि किसी भी जमीन में पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। जब आप कंटिन्यूसली जो है वो उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और पानी जो है, क्योंकि फ्लैट लैंड है, स्लोप कहीं भी नहीं है, तो लैंड पानी जो है वो जमीन में नीचे जाने के बजाय वहीं पर लैंड के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसे जो है वो वाटर लॉगिंग कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट भी, तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो आपके हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज में बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स का यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम इनका ट्यूबवेल्स का यूज जो है वो ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। मतलब मान लीजिए जब आपके पास ट्यूबवेल्स और वेल्स नहीं थे, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है और हमें पानी जो था वो इस ए पॉइंट पर अवेलेबल हो जाता था, लेकिन इस जमीन के आसपास यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगा दिया, यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगा दिया, तो कोई टाइम पीरियड आएगा कि आपको जो है वो पानी यहाँ मिलने के बजाय यहाँ मिलना शुरू होगा। दिस इज पॉइंट नंबर बी। और कोई टाइम पीरियड आएगा आपको पानी बी पॉइंट पे जाए सी पॉइंट पे मिलना शुरू होगा। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी डेप्थ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी अगर हम जो है वो ट्यूबवेल्स का, वेल्स या ट्यूबवेल्स का यूटिलाइज जो है वो करेंगे। और कोई चीज, ये तो पता ही आपको, कोई चीज जो है वो अगर खराब हो जाए तो उसे रिस्टोर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो एग्रीकल्चर को अगर डेवलप करना है तो हमें जो है वो फ्यूचर को भी ध्यान में रखना होगा। So this is the how we can the land will sustain. Now next is how is land distributed between the farmers of Palanpur. अब पालनपुर में जो है वो lands किस तरह से divided है, तो you must have realized how important land is for farming. तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी इतना सारा land के बारे में पढ़ के कि land farming के लिए कितना important है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ये बात आपको पिछले वीडियो में बताई थी मैंने कि
दो तरह की लेबर अवेलेबल होती है, एक आप जो है फार्मर्स होते हैं, एक आपके फार्म लेबर होती है। फार्म लेबर जो है, इसका दोनों का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ आपको, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जितने भी आपके जो है वो फार्म या एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उन सब के पास सफिशिएंट लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 of 450 families are landless, and 150 families, that is 150 families, most of them are Dalit and have no land for cultivation. So out of 450 families, one third आपको बताया था, that is equal to 150. इन 150 families के पास पालमपुर में लैंड ही नहीं है, ठीक है। और ये लोग जो है वो आपकी माइनॉरिटी या दलित कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मोर अबाउट हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द farmers in the Palanpur. Thank you very much, and I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn